वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारी पॉलिटी की सीरीज़ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ ली है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी चल रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको जनरल फीचर्स पढ़ाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं, हमने नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल भगत एजुकेशन पे डाले हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और वो नोट्स पढ़ना है। हैंड रिटन नोट्स हैं, ईजिली आप उसको पढ़ सकते हो। तो हमने फाउंडेशन हिस्ट्री पूरी देखी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, जनरल फीचर्स देख लिए। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे यूनिटरी फीचर्स। तो व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स? आप समझते हो ना कि इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट है। अगर हम मेजर देखेंगे, इस 3 टायर को हटा के देखो आप, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट का नेचर है वो कैसा है? फेडरल है, जो कि सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो सेंटर में होता है और नीचे जो छोटी स्टेट्स होती हैं उनके पास भी गवर्न करने की पावर होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बताता है कि यूनिटरी है, मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट है। तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया का सिटीज़न भी है और कोई MP या UP का सिटीज़न भी है। जो भी सिटीज़न होता है वो सिर्फ इंडियन सिटीज़न होता है। सेकंड, आप देखोगे कि यूनिफाइड जुडिशरी है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो एक यूनिफाइड जुडिशरी है, स्टेट्स की अलग नहीं है, इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब है और ये एक यूनिटरी फीचर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो, जब हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो गवर्नर का जो ऑफिस था वो वाला प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया था? तो वो वाला प्रोविज़न हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब हमने जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट था कि सेंटर अपॉइंट करेगा, ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कनाडा से हमने और क्या क्या लिया। चलो वापस आते हैं। तो सेंटर अपॉइंट करेगा, कनाडा से लिया। अब देखो, गवर्नर को स्टेट भी तो अपॉइंट कर सकती थी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि गवर्नर का इलेक्शन हो जैसे प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन नहीं हुआ। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है। तो ये वाला फीचर भी क्या हो गया? एक यूनिटरी फीचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट। अब देखो आप, सबसे पहली बात, ये जो अमेंडमेंट है ये कौन से पार्ट में है? तो दिस इज़ इन पार्ट 20। मैंने कैसे याद किया? देखो, एक ट्रिक बताई थी उसमें। आखिरी के जो 3 पार्ट हैं उनकी ट्रिक होती है ATS। तो ये 20, 21 और 22। ठीक है, तो ये आपका जो 20 पार्ट में आ गया अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। अब आप मान के चलो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ अमेंडमेंट करना है कि जो उसको कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स में कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है। तो क्या मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव कर सकता है? नहीं कर सकता। अमेंडमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ सेंटर, स्टेट नहीं कर सकती। तो दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। 5th पॉइंट है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड चेंज एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आप ध्यान रखो कि एक होता है हमारा आर्टिकल 3। इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है, किस चीज़ की पावर है? किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को चेंज करना। ठीक है, उसका एरिया चेंज करना। आप देखते हो ना कि मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसा तो नहीं था कि मध्य प्रदेश ने अपने आप ही वो सब कर दिया हो। आप देखते हो कि नागालैंड में एक बोडोलैंड, आसाम नागालैंड के एरिया वाले लोग जो होते हैं वो बोडोलैंड बनाने की मांग करते हैं। तो वो मांग किससे करते हैं? सेंटर से। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करने की पावर है। ठीक है, ये क्लियर है। एक हम आते हैं नेम। तो नाम की जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट मतलब सेंटर। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ओडिशा, तो ओडिशा का जो, जैसे ओडिशा स्टेट, तो ओडिशा का नाम अभी क्या है? ओडिशा। तो ये जो चेंज था ये क्या हुआ था कि ओडिशा की जो विधानसभा थी उसने एक प्रपोजल पास किया अपनी असेंबली में। ठीक है, और उस प्रपोजल में लिखा गया कि हम चाहते हैं कि ऐसा नाम जो है वो ओडिशा से ओडिशा हो जाए। तो ये जो प्रपोजल था ये इनिशिएट किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रपोजल कहाँ गया? ये प्रपोजल गया किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक बिल बनाया। वो बिल वापस भेजा किसके पास? ओडिशा की असेंबली के पास भेजा। फिर उस असेंबली ने देखा कि हाँ ठीक है, जो हमने कहा था वही है। फिर ये बिल आया पार्लियामेंट में और यहाँ पास हुआ और उसके बाद नाम चेंज हो गया।
ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन अगर ये तो स्टेट ने इनिशिएट किया, लेकिन अगर स्टेट ना भी कहे और पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो भी वो नाम चेंज कर सकती है। उसकी प्रोसेस क्या होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा चाहा कि हम अब जो है किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, तो वो क्या करेगी, एक बिल बनाएगी और बिल वो फिर से किसके पास भेजेगी, उस स्टेट के पास भेजेगी, और उस स्टेट से फिर वो स्टेट बताएगी, लेकिन उसके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं होगी। उसके पास एक टाइम बाउंड मैनर में एक चांस होगा कि वो कुछ बोल सकती है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। उसके बाद आप देखोगे कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं, वो रेजिडुअल पावर किसके पास हैं, वो पावर भी सेंटर के पास हैं। अब रेजिडुअल पावर मतलब शेड्यूल 7 में एक सेंटर की लिस्ट है, एक स्टेट की लिस्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में कहीं नहीं है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, तो उस पर लॉ की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो रेजिडुअल पावर वेस्ट इन सेंटर, तो ये भी क्या हो गया, एक यूनिटरी फीचर हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, ये हमने यूनिटरी देखा, अब हम देखेंगे फेडरल फीचर। फेडरल फीचर मतलब बताया कि हाँ कुछ स्टेट्स का भी, स्टेट्स के पास पावर है। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है, वो सुप्रीम है। ऐसा नहीं होता कि तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, उसमें पावर का डिवीजन है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो मोनार्की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मोनार्की दिखाए या अपनी ही पावर बताए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है आपका डिवीजन ऑफ पावर बाय 7th शेड्यूल। तो आप देखोगे 7th शेड्यूल में प्रॉपरली पावर डिवाइडेड है, शेड्यूल 7 है आपका, ठीक है। तो ये भी एक फेडरल फीचर है। तो आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने आप पे फेडरल है, लेकिन सेंटर की तरफ झुका हुआ है, मतलब ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ऐसा नहीं होता कि स्टेट्स की जो डिसीजन है वो यूनियन लेता है, इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो स्टेट्स की अपनी विधानसभा है, वहाँ पे अपने एग्जीक्यूटिव में सीएम है, दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट या कर्नाटक स्टेट, इस तरह से केस भी होते हैं। तो जुडिशरी क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो सेंटर की जुडिशरी है। तो ये भी अपने आप में एक फेडरल फीचर है। अगर पार्लियामेंट की बात करो तो 2 हाउस हैं, एक कौन सा है आपका, एक आपका है लोकसभा, दूसरा आपका है राज्यसभा। तो व्हाट इज़ राज्यसभा, राज्यसभा इज स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, जो स्टेट से सिलेक्ट होते हैं, फिर स्टेट से सिलेक्ट होकर स्टेट्स की विधानसभा सिलेक्ट करती है और उन मेंबर्स को फिर राज्यसभा भेजा जाता है। तो स्टेट्स का ऐसा नहीं है कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, किसके फॉर्म में, राज्यसभा के फॉर्म में। तो आप ये देखो कि स्टेट्स के हित का भी ध्यान रखा गया है, ओके। मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें देखो आप, पहली बात तो राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब कोई भी अमेंडमेंट होता है, हमने क्या कहा था कि अमेंडमेंट की पावर स्टेट के पास नहीं है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको बैलेंस कैसे किया, पहली बात कि जो अमेंडमेंट का बिल होता है वो पहले लोकसभा से अलग से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में भी अलग से पास होता है। राज्यसभा में किसकी रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स की, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट्स का हित हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोविज़न जैसे कि जीएसटी था, तो जीएसटी टैक्स मैटर से था, अब टैक्स मैटर तो स्टेट्स में भी हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स का जो हित था वो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ऐसे जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनको फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा मतलब 15 स्टेट्स को पास करना होता है। जब वो 15 स्टेट पास करती हैं तभी वो अमेंडमेंट प्रैक्टिस में आता है, अदरवाइज़ वो नहीं आता। तो यहाँ पे एक बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सब क्या है, फेडरल फीचर्स, ओके। तो आप देखोगे यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, बैलेंस है। और लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यूनिटरी, जो सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, विथ बैलेंस ऑफ पावर, विथ लिटिल बायस टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो आगे हम थोड़े क्रिटिसिज्म जैसे अभी हमने डिस्कस किए, तो आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। पॉलिटी यही है, फैक्ट्स याद नहीं करना हमको, जो उसकी फिलॉसफी है वो समझना है, ओके। थैंक यू सो मच।